वेलकम टू द चैनल किन्सुके। आज की ये जो वीडियो है उसका एम ये है कि हम ये समझ सकें कि किसी भी टॉपिक को हमें अप्रोच कैसे करना है। तो आज मैंने टॉपिक के लिए एग्जाम्पल ग्रास रूट डेमोक्रेसी लिया है, बट हम रैंडम एग्जाम्पल्स अक्रॉस द सब्जेक्ट्स आने वाले टाइम में देंगे, क्योंकि मैंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी अभी पढ़ा ही है। इस वजह से मुझे लगा कि ये टॉपिक मैं सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो किसी भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा मतलब एक स्केलेटल पैटर्न रहेगा, एक बेसिक फ्रेमवर्क क्या रहेगा या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तो कोई भी टॉपिक लेने से पहले फॉर एग्जांपल हम एलएसजी ही लेते हैं। एलएसजी इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो जब हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए बिफोर। जैसे ये टॉपिक है, कुछ चीज़ें हम ड्यूरिंग द टॉपिक करेंगे, कुछ हम बिफोर हमें पता होना चाहिए एंड कुछ हम आफ्टर करेंगे। तो आफ्टर में तो सबको पता है कि हमें टेस्ट्स करने हैं, राइट, एंड एक्टिव रिकॉल करना है। पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, एक्टिव रिकॉल करना है। ये आने वाले वीडियो में मैं डिफरेंस भी क्लैरिफाई करूँगी। तो बिफोर में क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो ये कि इस टॉपिक से PYQ क्या पूछे गए हैं। दूसरा ये कि सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है। एंड तीसरा ये कि उसकी बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। और जब ये हमें पता लग जाएगा तो हम इसको प्रिपेयर करना किसी भी क्लास या वीडियो या किसी भी कोचिंग या फिर यूट्यूब पे, कोचिंग पे या कहीं पे भी हमें जो बेसिक कंटेंट है उसे कवर करना है। तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ठीक है। अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी में किस तरह के मेनली क्वेश्चंस आए हैं कि व्हाट एंड हाउ, इफ फेल या सक्सेस, सल्यूशन क्या दिया जा सकता है, दैट इज़ वे फॉरवर्ड, गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट से आए हैं, केवल पॉलिटी के एस्पेक्ट से नहीं आए। विमेन से रिलेटेड आए हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से रिलेटेड आए हैं, राइट। और कुछ बस ये, ठीक है। हमने जब लिया था उसके 3F से आए हैं, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, इससे क्वेश्चन आए हैं। तो बेसिकली हमें ये एक आइडिया लग जाता है हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि पंचायत या फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस इतना बड़ा टॉपिक है कि हम करते रह जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होगा। एक एक टॉपिक ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि हमें एक आइडिया नहीं होता ना, हमें एक सोर्स पता होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो वंस यू आर डन विद द क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने PSIR के भी क्वेश्चंस लिख दिए हैं ईयर वाइज, और यहाँ पे मैंने GS के भी क्वेश्चंस लिख दिए हैं ईयर वाइज। तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको उसी तरह से प्रिपेयर करके रखिए। अब ये आप देखोगे कि मेरे जो नोट्स हैं वो इंट्रोडक्शन, उसके बीच के जो पॉइंट्स हैं, ये फ्लो चार्ट्स मैंने कुछ खुद बनाए हैं। फिर उसका टॉपिक है स्ट्रक्चर, अर्बन लोकल बॉडी, सेलियंट फीचर्स क्या हैं, और फिर PISA के बाद नीचे मैं एक कंक्लूजन लिख दूँगी। तो बेसिकली इसका क्या पॉइंट है? इसका पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो वो उसी फॉर्मेट में बनने चाहिए जिस फॉर्मेट में आप आंसर लिखने वाले हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, IBC। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पे सोच के आप 7 मिनट में अपना कंटेंट में से आंसर छाट सके। और जब हम ऐसे लिखते हैं स्टोरी की फॉर्मेट में, ऐसे कंटेंट लिखते हैं तो वो नहीं याद रहता, रिटेंशन भी प्रॉपर नहीं होता है। उसे या तो टैबुलर फॉर्मेट में या फिर ऐसे फ्लो चार्ट्स के फॉर्मेट में याद करना पड़ता है। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस या लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? बेसिकली ये जो सेंटर ऑफ पावर है, देखिए मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने बेसिक वीडियोस देख रखी होंगी। ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि हम पूरा पंचायत, मतलब ये वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि कंटेंट को कवर करे। कंटेंट कवरेज नहीं है, इसका पर्पज़ है टू अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी।
क्योंकि क्या व्हाट टू स्टडी तो हमें बहुत लोग बता देंगे, हाउ टू स्टडी हमें ये कोई नहीं बता रहा है वीडियो में या कहीं पे भी। एंड मुझे इसी बात से लगा कि ये चैनल मुझे बनाना चाहिए। तो जब हम पंचायत पढ़ रहे हैं, ठीक है, पंचायत मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये सबसे बड़ा टॉपिक या कॉमन टॉपिक है। वैसे ये पंचायत नहीं है, हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं, कुछ रूरल होंगे कुछ अर्बन होंगे। तो पंचायत मैं बोल रही हूँ लूजली, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिया है, हमने पहले इंस्टीट्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस, ये है रूरल, ये है अर्बन, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी एंड वार्ड्स आएंगे, जो कि वार्ड्स में बटे होते हैं। इसमें आएगा सबसे पहले ज़िला परिषद, सबसे ऊपर ये लोकल ऐसे लोकलाइज हो रहा है, ये है सबसे ऊपर, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम। ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। इसके हेड होंगे चेयरपर्सन, इसके हेड होंगे प्रेसिडेंट और इसके हेड होंगे सरपंच। म्यूनिसिपैलिटी के होंगे मेयर, और इसके कोई ऐसा हेड है नहीं, जो भी होंगे मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। तो उसमें से मैंने उठाया है ग्राम पंचायत, ठीक है। पंचायत से मेरा मतलब ये है। तो जो पंचायत है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या हैं? These are local self-governance institution which are trying to bring center of power closer to people। अब इसका क्या मतलब है? क्लोजर टू पीपल समझ आता है, सेंटर ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी है या जो भी इंसान आंसरेबल है, ठीक है, वो आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? आपके फॉर एग्जांपल हैंडपम्प में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप किसको जाके बोलोगे? आप बनारस का एक गांव है ना, एक विलेज है इन बनारस, तो क्या आप वाराणसी में बोलोगे या आप न्यू दिल्ली में बोलोगे? ऑफ कोर्स आप उस विलेज में पहले बोलोगे, फिर आप इधर बोलोगे, फिर आप इधर बोलोगे, ठीक है। पर मेन बात जितनी लोकल में सुनी जाएगी, अगर मान लीजिए एक ही गवर्नमेंट होती जो कि न्यू दिल्ली के लेवल पे होती, तो क्या आपकी बात इतनी सुनी जाती? नहीं सुनी जाती। तो जो अथॉरिटी का सेंटर है, जो रिड्रेसल होगा आपकी बातों का, जो आपकी बातें सुनी जाएंगी, वो कहाँ सुनी जाएंगी? और जितना आपके पास होगा, जितना लोकल होगा उतना ज़्यादा बेटर है, उतना ज़्यादा फास्ट इफ़ेक्टिव सल्यूशन निकल के आएगा इस पूरी बात का। तो सेंटर ऑफ पावर को हम क्लोज़र टू द पीपल लेके आना चाह रहे हैं। अब क्लोज़र टू द पीपल लाने के अलावा इसका क्या काम है, कैसे करता है ये क्लोज़र टू द पीपल, है ना, कैसे एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्रिएट करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसका काम क्या होता है कि ये डेवलपमेंटल प्लान्स को बनाएगा, एंड स्कीम्स जो हैं सेंटर की हो सकती हैं, स्टेट की हो सकती है, उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा। भाई मेरे स्कूल में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए मुझे पता है ना, मेरे घर में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए मुझे पता है ना। तो ऐसे ही डेवलपमेंटल प्लान्स बनाए जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक, एंड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की तरह काम करेगा, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारा क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब आपने आर्टिकल 368 यूज़ किया है, दैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी को यूज़ किया है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 50%। ये क्या है, ये हम मेजॉरिटी में देखेंगे। तो हमने आर्टिकल 368 यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब है कि अब ये परमानेंट एंड मैंडेटरी हो गई है। आप पंचायती राज को अपनी मन मर्जी डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उसे सस्पेंड नहीं कर सकते और उसको ऐसे ही रख नहीं सकते। स्टेट कब और कैसे अपनी पावर्स को डिवॉल्व करेगा, ये स्टेट के हाथों में है, क्योंकि स्टेट की पावर्स है ना जो अल्टीमेटली डिवॉल्व होंगी पंचायती राज तक। लेकिन आप उसे डिज़ोल्व नहीं कर सकते अपनी मन मर्जी, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न था कि क्यों उसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ा, ठीक है। तो 1992 में हमने दिया,
क्यों दिया था? हमने कुछ चीज़ें फॉलो करी, जैसे आर्टिकल 40 DPSP में लिखा हुआ था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। हमने सब्सिडायरिटी प्रिंसिपल बाय वर्ल्ड बैंक या IMF को यूज़ किया था। अब ये सब मुझे कैसे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स भी थी, गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, ये सब कुछ एक रीज़न था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बहुत सारी कमेटी बनी थी और उन्होंने बोला था, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी एक, जिन्होंने बोला कि भाई आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ऐसे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जिसमें कम्युनिटी का रोल हो। ऐसे प्रोग्राम्स कराने की बजाय आप जो गवर्नेंस है उसे आप लोकल बनाएं एंड सेल्फ ओरिएंटेड बनाएं, दैट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप इंट्रोड्यूस करें। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से सब्सिडायरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना सेंटर ऑफ पावर आपसे दूर है ना, सेंटर ऑफ पावर, उसके पास पावर उतनी कम होनी चाहिए। मतलब जो काम लोकल लेवल पे किया जा सकता है वो स्टेट के लेवल पे नहीं होना चाहिए, जो स्टेट के लेवल पे किया जा सकता है वो सेंटर के लेवल पे नहीं होना चाहिए, जो इंडिविजुअल के लेवल पे कवर किया जा सकता है वो गवर्नमेंट ना करे, जो लोकल लेवल पे करे वो स्टेट ना करे, और जो स्टेट के लेवल पे हो सकता है वो सेंटर ना करे। तो ये सब्सिडायरिटी प्रिंसिपल है कि जो बचेगा वो ही पावर आप सेंटर को देंगे। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज़ को ये कम करता है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या थी हमने ये देख लिया, ठीक है। हाँ, तो ये जो फ्लो चार्ट से मैंने खुद नहीं बनाए हैं, ये समझने के लिए हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टाइमलाइन क्या थी कि पहले एक एंथुजियास्टिक फेज आया था 60-70s में, फिर स्टैग्नेशन आया 80s-90s में, फिर 1992 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और फिर उसके बाद हम एक डिसइल्यूजनमेंट की तरफ गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम देखते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसने बोला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ज़्यादा बेटर है। फिर अशोक मेहता कमेटी बनी, जिन्होंने बोला कि 2 लेवल का पंचायती सिस्टम लाओ, ये 3 टियर मत रखो। GVK राव कमेटी ने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसे यूनिट ऑफ प्लानिंग बनाओ। एंड LM सिंघवी कमेटी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दो लेकिन फाइनेंशियल पावर भी दो, लेकिन हमने, आपको पता है कि हमने फाइनेंशियल पावर नहीं दी है। फिर उसके बाद मणिशंकर अय्यर कमेटी ने रिव्यू करा कि 20 साल बाद ये कैसा काम कर रहा है। कुछ बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं आए थे, बट ठीक है। तो टाइमलाइन ये हो गया। अब एम क्या था, हम ये पढ़ चुके हैं बार बार कि टू ब्रिंग द सेंटर ऑफ पावर क्लोजर टू द पीपल, ये एम है ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूशन है। इंस्पिरेशन हमने देख लिया है। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्यों था, क्योंकि इनफेक्टिव स्टेट पावर को डिवॉल्व ही नहीं करता था। स्टेट बहुत इनसिक्योर हुआ था कि एक तरफ सेंटर की चलेगी, एक तरफ लोकल जो लीडर्स हैं, भाई जहाँ पे लोकल लीडर्स बहुत प्रोमिनेंट एंड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे स्टेट के लेवल पे कोई क्यों सुनेगा। अगर किसी इंसान की उसके गाँव के लेवल पे सुनी जा रही है तो वो कैपिटल उधर की राजधानी पे थोड़ी जाएगा वहाँ पे अपनी बात कहने के लिए। ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस था एक बहुत ज़्यादा कि अब ये मतलब पहले ही स्टेट इतना दबा के रखता है, सेंटर इतना दबा के रखता है, तो अब यहाँ पे लोकल लीडर्स आ जाएंगे जो कि इतने मतलब क्वालिफाइड भी नहीं है, अब हम इनके नीचे भी दब जाएंगे। रेगुलर एंड डिलेड इलेक्शंस होते थे कि पंचायत को बना तो हुआ था लेकिन उसमें इलेक्शंस फ्रिक्वेंटली नहीं होते थे, और होते थे तो उसे भंग कर दिया जाता था। पुअर रिप्रेजेंटेशन एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शंस, क्योंकि वही है ना कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वही रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि आपके सोसाइटी का ट्रूथ होता है। तो अल्टीमेटली नीड क्या थी कि वो काम अपना ठीक से नहीं कर रहा था और हमारा जो एम था वो प्रॉपर फुलफ़िल नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से हमने उसको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। अब फिर कुछ तो अचीवमेंट हुए होंगे उसके कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जब हम अचीवमेंट देखते हैं तो अचीवमेंट कुछ सोशल अचीवमेंट होंगे, कुछ इकोनॉमिक अचीवमेंट होंगे, कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट होंगे। तो सोशल में ये क्या कि एक तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया ना आपने रिजर्व किया सीट को एज पर द SC/ST के लिए एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, 1/3 फॉर द वेमेन। तो आपने एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जिसकी वजह से उन्हें रिप्रेजेंटेशन तो मिला, चाहे कुछ भी हो, है ना। एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ उनमें, एक एम्पावरमेंट का एक पहला स्टेप हुआ, ठीक है। इकोनॉमिकली क्या हुआ कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, बेटर सर्विस डिलीवरी हुई है। सर्विस डिलीवरी माने बेटर सर्विस डिलीवरी माने क्या कि जो सेंटर की स्कीम चल रही थी
उसके थ्रू, जैसे चाहे वो हेल्थ केयर के हो, न्यूट्रिशन का हो, स्कूल का हो, एजुकेशन का हो, सैनिटेशन का हो, हाइजीन का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, कुछ भी हो, तो बेटर सर्विस डिलीवरी की गई और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ी, है ना। तो आई एम सॉरी, तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो ये तो वो हैं जो हम सोच के भी बता सकते हैं कि पंचायत के आने से क्या हुआ है। एक लोड भी कम हुआ है, सेंटर यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट का लोड कम होगा, है ना। पीपल विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, पीपल विल बी मोर एक्टिव, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को बेटर एक्सरसाइज कर पाएंगे। इकोनॉमिकली आप जो फंड्स थे वो बेटर यूज़ हो पाएंगे। एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कस्टम मेड या टेलर्ड सोल्यूशन हो पाएंगे, है ना। इनोवेटिव तरीके भी निकल के आएंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स। सोशली आपने एक एम्पावरमेंट की तरफ पहला स्टेप लिया है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम, बेटर रूरल सर्विस डिलीवरी, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मार्जिनलाइज सेक्शन एंड विमेन को एम्पावरमेंट मिला। ये देखिए कि 49% इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, 49%, जबकि हमने 1/3 रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। पॉलिटिकल डीपनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, 2.5 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जिसमें से 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। लोकल रीजनल एस्पिरेशन सुनी जा रही हैं। हमने बोला ना कि टेलर्ड या कस्टम मेड सोल्यूशंस होंगे। ग्राम सभा का पार्टिसिपेशन होगा, बॉटम अप गवर्नेंस होगी, जीडीपी बढ़ेगी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीडीपी पढ़ लिया मैंने उससे, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी एंड लोकलाइजेशन ऑफ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि जो भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एट द लेवल ऑफ विलेज किया जाएगा, ठीक है। तो वो बेटर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन कुछ तो हमारे फेलियर्स भी रहे हैं। इनइफेक्टिव डिवोल्यूशन ऑफ 3F हुआ है। तो फंड्स में क्या हुआ है कि उसे नहीं पता, या तो पंचायत खुद ही टैक्स नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाएगी पंचायत? भाई तुम्हें बताओ कि आप इतना सा विलेज है जिसमें सबको जानते हैं, तो इतने सारे जानकार निकल के आते हैं कि आप टैक्स लगाओ तो किस पे लगाओ, है ना। और रिलक्टेंट टू इम्पोज एंड कलेक्ट ओन टैक्सेस, और वैसे ही उसके पास पैसा नहीं है, कटोरा लेके खड़ा हुआ है। फाइनेंस कमीशन आती है हमेशा, तो स्टेट कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं। फिर स्टेट कटोरा लेके खड़े होते हैं तो फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं जब स्टेट फाइनेंस कमीशन बोलती है कि इतना % पैसा दो, इतना % मत दो। फंक्शनरीज़ में सरपंच पति सिंड्रोम, एलीट क्लास कैप्चर, अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन लो। वही कि पहले मेरी पत्नी बन जाए, पहले मैं बनूंगा, फिर मेरी पत्नी बन जाएगी, फिर मेरे ड्राइवर या नौकर बन जाएंगे, फिर मैं बन जाऊंगा, फिर मेरी पत्नी बन जाएगी, और यही साइकिल चलती रहेगी। अदर्स, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस बहुत है, करप्शन एंड एक्सप्लॉयटरी मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। अब ये सब देख के फंड्स आते कहाँ से हैं? या तो ये रहा, डिवॉल्व करेगा स्टेट, ग्रांट मिलेगा फाइनेंस कमीशन, क्योंकि सेंटर की जो कुछ स्कीम्स चलती है ना, सेंटर गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, हालांकि ये ऐसे नहीं देते, जो पैसा जहाँ पे दिया गया है वो वहीं यूज़ होना चाहिए। तो उसके लिए सेंटर स्कीम प्रोग्राम, सेल्फ इम्पोजिशन ऑफ सर्टन टैक्सेस कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, लाइक चुंगी वुंगी कलेक्ट करते हैं ना ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ से। अब ये बेसिक है कि क्या उसने किया, क्या उसने फेलियर्स को फेस किया, और क्या उसकी सक्सेसेस रही हैं। स्ट्रक्चर क्या है, क्विकली देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है पंचायती राज का, कि रूरल में तो क्या क्या होगा, ज़िला परिषद ये हमने देख लिया, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सबके मेंबर्स ऑफ एट ऑल 3 लेवल्स विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड। सरपंच एज पर द स्टेट लॉ या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। बाकी ये चेयरमैन और प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रमुख, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। मतलब पंचायत समिति इलेक्ट करेगी ब्लॉक प्रमुख को और ज़िला परिषद इलेक्ट करेगा चेयरमैन को। ये इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। ADM, BDO, सेक्रेटरी, सचिव जी, जो कि पंचायत में भी आते थे। सिटी में के लेवल पे क्या होता है? सिटी के लेवल पे या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, या फिर नगर पंचायत। लार्ज सिटी है तो कॉरपोरेशन, स्मॉल है तो काउंसिल, और अगर रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन एरिया तो पंचायत, जिसे हम म्यूनिसिपैलिटी कह देते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि पंचायत, क्योंकि आपको अगर आप क्वेश्चंस भी देखोगे प्रीलिम्स के तो उसमें आ जाएगा या कहीं आ जाएगा। तो मतलब एक मुझे हमेशा क्या है, कन्फ्यूजन रहता था
कि क्या होता है, ज़िला परिषद क्या है, पंचायत समिति क्या है, तो इस वजह से मैंने पढ़ भी लिया और थोड़ी ठीक से कर भी लिया। अर्बन लोकल बॉडी 2 टायर की है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई है। मेयर के इलेक्शन में कोई विमेन के लिए रिजर्वेशन नहीं है। आपने म्यूनिसिपल काउंसिल में तो 1/3 दे दिया, लेकिन मेयर का जो इलेक्शन है, जो कि उसका हेड होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होगा, उसमें कोई विमेन का रिजर्वेशन नहीं है। SC/ST का एज पर द पॉपुलेशन है। ये वही बातें हैं सारी। ये सेलिएंट फीचर्स हैं जो जिसे हम की प्रोविजंस ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कि वही है कि ग्राम सभा थी। मतलब मैंने वन वर्ड में, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने 1 वर्ड में इन सबको लिख दिया है। ठीक है, ये 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। पीसा क्या होता है? पीसा बेसिकली पंचायत एक्सटेंशन हो रहा है टू द शेड्यूल्ड एरियाज़। तो 5th शेड्यूल एरियाज़ होंगे, कुछ 6 शेड्यूल एरियाज़ होंगे। 6 शेड्यूल एरिया में 4 ही स्टेट आते हैं, AM TM, सॉरी, अरे इधर लिखा ही नहीं गया, AM TM, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें असम में पूरा नहीं, मतलब कार्बी एंगलोंग एंड नॉर्थ चचार हिल्स है यहाँ पे। एक मिनट, कार्बी एंगलोंग एंड नॉर्थ चचार हिल्स है, ठीक है। यहाँ पे बोडोलैंड है, बोडोलैंड में बोडोलैंड ट्राइबल काउंसिल होगी, इधर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल, सेम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल ही है। गारो खासी जयंतिया, अरे ये पी नहीं है, ये गारो खासी जयंतिया, चकमा, मारा लाई एंड इंडा, मतलब ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि पूछ सकते हैं। या फिर क्या है कि पीसा जहाँ पे एप्लीकेबल। 5th शेड्यूल में कौन से स्टेट आते हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, मतलब आसपास के हिसाब से लिख दिया मैंने। जहाँ पे पीसा एप्लीकेबल होगा वहाँ पे तो ग्राम सभा को एक्स्ट्रा पावर दी जाएंगी। जहाँ पे पीसा एप्लीकेबल नहीं होगा वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, जो कि गवर्नर को किन्हीं लॉस के लिए एडवाइस भी कर सकती है। ग्राम सभा के पास एक्स्ट्रा पावर्स होंगी क्या? कि कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो रहा है या कोई भी लॉज में चेंज किए जाएंगे जो कि कस्टम्स या ट्राइबल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ग्राम सभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, ग्राम पंचायत नहीं बोला है मैंने, ग्राम सभा को इतनी पावर दी गई है कि आप अगर मेरे ट्राइबल इंटरेस्ट के कुछ अगेंस्ट है तो मैं उस लॉ को मॉडिफाई या रिजेक्ट कर सकती हूँ। मैं सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल दूंगी और जो भी चेंजेस 5th या 6th शेड्यूल के अंदर किए जाएंगे वो आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है, वो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं। बाकी मेरे पास और क्या एक्स्ट्रा पावर है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू इंटॉक्सिकेशन का कंट्रोल करना, मतलब कहाँ पे अल्कोहल बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या है क्या नहीं है, मनी लेंडिंग, लैंड खरीदना लेना, किसी का हड़पना, कुछ भी मतलब है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिस भी चीज़ के लिए मुझे पेड़ नहीं काटना पड़ रहा है, जैसे कि छाल लेना, रूट्स लेना, लीव्स लेना, कुछ भी है ना, उसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोल देंगे। और जिसके लिए पेड़ काटना, जैसे कि टिम्बर, तो उसे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलेंगे। हम विलेज मार्केट कैसे ऑपरेट करेंगे? तो ये बेसिक 5th एंड 6th शेड्यूल का डिफरेंस है। आई थिंक कवर हो चुका है पूरा। तो इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, ये जो एक एंड है कि हमको मतलब एक समरी के तौर पे कि कोई भी चीज़ हमें इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के उसमें करनी है, हमको उसके PYQs हमेशा देखते रहना है। हम जब क्योंकि जो बॉडी होगी वो इससे प्रिपेयर होगी। आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया कि हाँ ठीक है, इट इज़ द इंस्टीट्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस दैट हैज़ बिन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन अंडर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, आपने दे दिया वो इंट्रोडक्शन, लेकिन आप बॉडी में क्या लिखोगे, क्या हेडिंग्स बनाओगे कि ये सेलिएंट फीचर्स है, या फिर ये चैलेंजेस रहे हैं, ये सक्सेस रहा है, ये अचीवमेंट्स रहा है। तो ये कहाँ से पता लगता है? ये PYQ से पता लगेगा, ठीक है, रिपीटिंग थीम्स से पता लगेगा। अब फिर जब आप ये करेंगे, कोई भी एक वीडियो, बुक, क्लास, कहीं से भी
एक रफ़ नोट्स बना लीजिए या फिर रनिंग नोट्स बना लीजिए। ये मैंने ज़्यादातर अपने लैपटॉप पे इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्या होता है कि आप ऑनलाइन नोट्स को बहुत अच्छे से बार बार एडिट कर सकते हो, उनका पैटर्न चेंज कर सकते हो, या कुछ भी जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस करना है, अपडेट करना है, उसको वो किया जा सकता है। बाकी आप रनिंग नोट्स बना सकते हैं, फिर उसके बाद उसे ऐड कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे। मतलब एक बार बनेंगे, 2 बार बनेंगे, 3 बार घटिया बनेंगे, 4 बार घटिया बनेंगे। मैंने अपने खुद के नोट्स 4 से 5 से 6 बार बनाए हैं। तो इसका कोई परफेक्ट नोट्स का कोई वो नहीं होता है। एंड जब ये सब हो जाएगा तो एक एक्टिव रिकॉल, जैसे कि पढ़ाना इज़ नथिंग बट एक्टिव रिकॉल, कि मैं कोई भी बुक को देख के उसे वापस रिकॉल नहीं कर रही, वो तो मेरा सिर्फ रिकॉग्निशन स्किल बढ़ा रहा है। अगर मैं उसको एक पढ़ाने के तरीके से अपने दिमाग से निकालूँ और फिर उसके बाद बताऊँ, तो वो एक्टिव रिकॉल होता है। एंड दैट हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ बेटर टूल फॉर रिविजन। तो अगर हम उसको यूज़ करके अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा, जिस तरह से भी पढ़ा, अगर उसे यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ये मैंने बताया नहीं, इसमें मतलब कुछ था नहीं ज़्यादा बताने का। ये ऑप्शनल के लेवल का है कि पीआरआई में गुड गवर्नेंस के अचीवमेंट एंड चैलेंजेस क्या रहे हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन को हेल्प मिली है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिला है और एक नई लीडरशिप उभर के आ रही है और डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन हुआ है। नहीं हेल्प हो रही है तो ये वाला सेक्शन ना सिर्फ पीएसआईआर के लिए, ये वाला फ्लो चार्ट तो नॉट हेल्प। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, कोई भी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करी है और सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज भी प्रेजेंट है। अब विमेन के लिए भी सेम ही मैंने बनाया है कि वायलेंस रिड्यूस होना, क्योंकि अगर वहाँ की प्रधान या सरपंच विमेन ही होगी तो आप इजीली कंप्लेन कर सकते हैं। करप्शन रिड्यूस होना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर जस्टिस, फोकस ऑन हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह। डुअल इनकम आएगी, सीरियस एंड एफिशिएंसी बढ़ती है, एजेंट ऑफ सोशल चेंजेस हैं। लेकिन फिर भी हमें कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि खाप पंचायत, सरपंच पति सिंड्रोम, लीडरशिप स्किल्स आप नहीं दे रहे, कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर रहे, कम्युनिटी इश्यूज़ हैं, है ना, कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं कि वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन अभी भी करते हैं, आपको वुमेन को इन्फीरियर समझते हैं, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, और फिर वायलेंस वगैरह 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 बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। तो अगर कोई भी चीज़ को आप ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में करोगे तो वो ज़्यादा भी रिटेन होगी। ये वाले जो फ्लो चार्ट्स हैं ये किसी ने मुझे बना के नहीं दिए हैं, मैंने खुद ने ही बनाए हैं। कहाँ बनाए हैं? ये एक्स माइंड करके एक ऐप होता है, उसमें मैंने बनाए हैं। और कैसे बनते हैं, कैसे पता लगता है, वो धीरे धीरे आप बनाना शुरू करें। मतलब सिंपल फ्लो चार्ट से बनाना शुरू करें। जैसे कि अगर देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ये है, अब ये भी तो मैंने फ्लो चार्ट ही बनाया है ना एक तरह से, तो इसी को मुझे ऐप की फॉर्मेट में लिखना है।